बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हिटलर ने बोस को अपमानित महसूस कराया, पर अपनी गलती का एहसास होते ही उसने मदद के तौर पर उन 4500 भारतीय लोगों को रिहा करने का प्रस्ताव रखा, जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए पकड़े गए थे। रात के वक्त बोस हिटलर की दी हुई दावत से जब गेस्ट हाउस लौट रहे थे तो भगत राम नाम के एक शख्स ने पिस्टल दिखाकर उनकी गाड़ी रोक दी। आखिर कौन था भगत राम, उसके हाथ में पिस्टल क्यों थी और वो क्या करने वाला था बोस के साथ? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको सुनाता हूं बोस से नेताजी तक सीरीज का 5वां एपिसोड। भगत राम तलवार, तुम? ये कहते हुए सुभाष के चेहरे पर आश्चर्य था। वो उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन तभी भगत ने पिस्टल उनकी तरफ बढ़ाया। आप अपनी ये पिस्टल वहीं छोड़ आए थे। सुभाष को याद आया कि हिटलर के बंकर में घुसने से पहले उन्हें अपनी पिस्टल नाजी गार्ड के हवाले करनी पड़ी थी। क्या बोस साहेब, आप इस हथियार को कैसे भूल सकते हैं? ध्यान देना चाहिए आपको, खतरा हर पल आपके पीछे साए की तरह चल रहा है। इस पिस्टल का अगर जो छूटा सहारा तो समझिए कि इंसान अपने दुश्मन से हारा। काव्यात्मक ढंग से अपनी बात कहते हुए भगत राम ने सुभाष के सामने अपनी राय पेश की। तभी सुभाष उस पिस्टल को हाथ में लिए हुए जोर जोर से हंसने लगे। जनाब भगत राम, यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसे खतरनाक हिंदुस्तानी खुफिया एजेंट इतने काव्यात्मक ढंग से बात कर सकता है। अगर आप जैसा एक हिंदुस्तानी नेता एक गूंगे बहरे का किरदार जीते हुए रूस के एजेंट के साथ पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को धोखा देकर हिटलर से मिल सकता है, तो कम से कम हमारा इतना हक तो बनता ही है कि हम बातों बातों में कविता करने की कोशिश करें, क्यों? ये कहते हुए भगत राम भी हंस पड़ता है। भगत राम, मेरे इस लंबे सफर में अगर आप जैसा सच्चा हिंदुस्तानी साथ नहीं होता तो मैं कितना भी अभिनय कर लेता, पर ब्रिटिश पुलिस और रूस के खुफिया एजेंट की आंखों में धूल झोंककर बिल्कुल नहीं निकल पाता। ये कहते हुए बोस भगत राम का शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे नेता हैं और हमारा ये फर्ज है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले नेता के लिए हम अपनी जान दांव पर लगा दें। भगत राम ने जवाब दिया, तुम जैसे जासूस एजेंट और सेनानी देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन नाम हम लोग कमाते हैं। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बोस ने गंभीर रूप से अपनी बात कही। बात को बदलते हुए भगत राम तलवार ने कहा, बोस बाबू, यहां रुककर बात करना हम दोनों के लिए खतरों से खेलने जैसा है। आप गेस्ट हाउस जाइए, हम कल बात करेंगे। कल? लेकिन कल सुबह तो मैं बर्लिन लौट रहा हूं। बोस ने भगत राम को अपनी कल की यात्रा के बारे में बताया। जवाब में भगत राम ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आपके साथ मैं भी उसी फ्लाइट में जा रहा हूं। अरे वाह, तब तो लंबी बात होगी। बोस भी खुशी से बोलते हैं। अब भगत राम गाड़ी के ड्राइवर को इशारा करते हुए बोलता है, सुनो, इनका ध्यान रखना और सावधानी से गेस्ट हाउस तक पहुंचा देना। ड्राइवर भी हाँ में सिर हिलाते हुए गाड़ी को फिर से स्टार्ट करता है और आगे बढ़ाता है। और तभी बोस के दिमाग में ये सवाल उठा कि भगत राम इस वक्त प्रूशिया में क्या कर रहा था। उसको तो रूस में होना चाहिए था। ये वही हिंदुस्तानी जासूस था जिसने बोस को कलकत्ता से रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचने में मदद की थी, लेकिन वो इस वक्त हिटलर के साथ क्या कर रहा था? सुभाष पीछे मुड़कर भगत राम से ये सवाल करने ही वाले थे, लेकिन तब तक वो अपनी मोटर बाइक को दौड़ाते हुए निकल चुका था। अगले दिन 30 मई को सुबह सुबह बोस प्रूशिया के नाजी एयरफोर्स बेस में पहुंच गए, जहां उनके लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट इंतजार कर रहा था। उनके पहुंचते ही 2 नाजी गार्ड उनको प्लेन के अंदर तक लेकर गए। प्लेन के अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो गया। सुभाष को थोड़ा ताज्जुब हुआ। वो मन ही मन सवाल जवाब करने लगे, आखिर सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है? और भगत राम कहाँ है? उसने तो कहा था कि आज साथ यात्रा करेगा। विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप कहाँ है? वो भी नहीं आए हैं अब तक। इन सब सवालों से जूझते सुभाष के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई पड़ रही थी। और तभी पायलट ने सुभाष का स्वागत करते हुए बताया कि अब से कुछ देर में ही वो लोग बर्लिन पहुंच जाएंगे। ओके, लेकिन इस पूरी फ्लाइट में मैं सिर्फ अकेला ही क्यों हूं? विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप कहाँ है? और भगत राम भी तो मेरे साथ जाने वाले थे।
पायलट अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं समझा नहीं, मिस्टर भगतराम कौन है? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं और मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि मिस्टर रिबनट्रॉप भी आपके साथ आज यात्रा करेंगे। सुभाष को समझ आ जाता है कि इस विषय पर पायलट से और बात करके कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर मिनटों में वो विमान हवा की रफ्तार को मात देते हुए आसमान का रुख कर लेता है। उड़ते हुए विमान की खिड़की से जब सुभाष एयरफोर्स बेस की तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि नाजी सिपाहियों का 3-4 समूह जंग का अभ्यास कर रहा है। उन सैन्य टुकड़ियों में 20-25 सिपाही शामिल थे। सब 16 से 22 साल के जवान लड़के थे। उन्हें आपस में लड़कर अभ्यास करते देख सुभाष एक गहरी सांस ले मन ही मन खुद से कहते हैं, काश अगर जंग लड़ाने वाले खुद भी जंग में शामिल होते तो ना जाने कितनी मासूम जिंदगियां और घर बर्बाद होने से बच जाते। अब सुभाष धीरे धीरे भावुक होकर अपने बारे में सोचने लगे थे। आज उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी में वो कितनी दूर निकल आए हैं। बचपन का वो सुभाष और आज के सुभाष में जमीन और आसमान जितना फर्क था। आज भी उनको वो दिन अच्छी तरह से याद था जब वो पहली बार स्कूल जाने वाले थे। कटक की वो गलियां, वो घर जहां उस दिन एक पवित्र जश्न का माहौल बना हुआ था, क्योंकि उस दिन छोटे सुभाष अपने बड़े भाइयों और बहनों की तरह पहली बार स्कूल जा रहे थे। सुभाष उस दिन नहा धोकर अपनी स्कूल का नया यूनिफॉर्म पहनकर अपनी मां प्रभावती देवी के साथ भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। छोटे सुभाष ने अपने भाई बहन और मां के साथ मिलकर प्रार्थना खत्म की। मां, इस प्रार्थना का मतलब क्या है? छोटे सुभाष अपनी मां से ये प्रश्न करते हैं। मां प्रभावती बड़े धैर्य के साथ सुभाष को समझाती है, सुभाष, आज से तुम हर दिन नई शिक्षा, नया ज्ञान प्राप्त करोगे और इस शिक्षा के द्वारा तुम्हें जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। अस्तोमा सद्गमय का मतलब है असत्य यानी झूठ से सच की ओर देखना है, और जो शिक्षा तुम्हें मिलने वाली है उससे तुम सच और झूठ का अंतर कर सकोगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका मतलब है कि प्राप्त शिक्षा के द्वारा तुम जिंदगी के अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ो। और मृत्यु और मामृतम गमय का मतलब ज्ञान का वो पहलू है जो एक ज्ञानी को मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैं कभी नहीं मरूंगा। सुभाष के इस नादान सवाल को सुनकर उनके भाई बहन हंस पड़ते हैं। सुभाष के गाल को छूते हुए मां प्रभावती देवी जवाब में कहती है, हाँ बेटा, अगर तुम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगे और उस ज्ञान का इस्तेमाल कर इस दुनिया में इंसानों के लिए कुछ बड़ा करोगे तो तुम अमर रहोगे। मतलब मैं मरूंगा नहीं मां? सुभाष ने फिर से वही सवाल किया और उसी वक्त सुभाष के पिता जानकी नाथ की भारी आवाज घर में गूंजी, चलो बच्चों जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे। सभी भाई बहन तुरंत ही एक एक कर भागने लगे, लेकिन सुभाष धीरे से अपनी मां के पास गए और उनके चरणों को छुआ। प्रभावती देवी ने सुभाष के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अमर रहो। सुभाष किधर हो, जल्दी आओ। पिता जानकी नाथ का हुंकार भरा आदेश फिर से आया। 5 साल के नन्हे सुभाष घबराकर हाथ में बैग लेकर तेजी से भागने ही लगे थे कि फिसलकर सर के बल एक रेलिंग से जा टकराए। टकराते ही उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया। स्कूल के पहले ही दिन उनको इतनी तेज चोट लग जाती है कि वो स्कूल नहीं जा पाते। उस दिन सुभाष बहुत घबरा गए थे, पर अगले दिन वो पट्टी बांधकर स्कूल गए थे। स्कूल जाने के पहले दिन क्या हुआ था ये सोचते सोचते सुभाष की आंखें लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि प्लेन बर्लिन शहर के ऊपर मंडरा रहा था और एयरफोर्स बेस की तरफ बढ़ रहा था। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से सुभाष जगह जगह तबाह हो चुके बर्लिन शहर का मंजर देख रहे थे। कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश सेना के RAF बॉम्बर्स ने भारी बॉम्बिंग करने का प्रयास किया था यहाँ। ये अलग बात थी कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, फिर भी कुछ जगहों पर वो बम गिराने में सफल हो गए थे। जहां जहां बम गिरे थे वहां तबाही मच चुकी थी। बर्लिन में लैंड होते ही बोस को पहली दफा बर्लिन और प्रूशिया के मौसम का अंतर महसूस हुआ।
मई के महीने में भी प्रूशिया में काफी ज्यादा ठंड थी बर्लिन शहर की तुलना में। अब लगातार 1 साल से बर्लिन में रहने के कारण सुभाष ने वहां के मौसम से रिश्ता अच्छा कर लिया था। बर्लिन शहर के एयरफोर्स बेस में एक गाड़ी सुभाष के लिए खड़ी थी, जिसमें बैठकर वो एयरबेस से सीधा स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया के ऑफिस जाना चाहते थे और आजाद हिंद रेडियो के जरिए अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते थे। उस गाड़ी में बैठते ही सुभाष ने ड्राइवर से कहा, सीधा आजाद हिंद रेडियो स्टेशन लेकर चलो। माफ कीजिएगा मिस्टर बोस, लेकिन अभी अभी मुझे निर्देश मिला है कि मैं आपको सीधा आपके घर लेकर जाऊं। ड्राइवर का जवाब सुन सुभाष हैरान हो जाते हैं। हैरानी भरी नजरों से ड्राइवर को देखते हुए वो फिर से कहते हैं, मैंने कहा ना कि मुझे आजाद हिंद रेडियो स्टेशन ही जाना है। तुम मेरी बात कैसे टाल सकते हो? इस बार सुभाष की आवाज पहले की तुलना में काफी सख्त थी, पर उनकी बात का असर नहीं दिखा। ड्राइवर ने शांत भाव से कहा, माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे कहा गया है। सुभाष के दिमाग पर अब गुस्सा हावी होने लगा था, पर उन्होंने काबू करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं इस बेस से पैदल निकलकर बाहर से टैक्सी पकड़कर चला जाता हूं। सर, अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने लिए खतरा मोल ले लेंगे। आप तो जानते हैं कि आपके आगे पीछे जासूस और एजेंट लगे हुए हैं और हमारे पास कुछ ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से हमें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। ड्राइवर ने बोस को समझाते हुए कहा। अब ड्राइवर की तरफ देख रहे बोस थोड़े शांत हो गए थे। बिना बात को बढ़ाए हुए अब ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी सुभाष के घर के सामने आकर रुकती है। वो गाड़ी से निकलकर दरवाजे की घंटी बजाते हैं। पत्नी एमिली दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर आने का इशारा कहते हुए कहती है, जल्दी आइए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। सुभाष बिना कोई सवाल पूछे अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते ही उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। भगत राम, तुम? माफी चाहता हूं बोस साहब, आज सुबह मैं आपके साथ प्लेन में बोर्ड नहीं कर पाया और ना ही इस बारे में आपको खबर कर पाया। असल में मुझे कल रात को ही प्रूशिया के रासनबर्ग से रवाना होना पड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यहाँ क्या चल रहा है? मुझे आजाद हिंद रेडियो स्टेशन क्यों नहीं जाने दिया गया और इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? सुभाष का सवाल सुन भगत राम कुछ पल के लिए तो चुप रहता है और फिर एमिली की तरफ देखता है। अगले ही पल सुभाष एमिली को कमरे से जाने का इशारा करते हैं। न चाहते हुए भी एमिली को कमरे से जाना पड़ा। एमिली के जाने के बाद भगत राम तुरंत बोस के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और बिल्कुल धीमी आवाज में पूछता है, आप ऑपरेशन पेस्टोरियस के बारे में क्या जानते हैं? भगत राम के सवाल ने सुभाष के होश उड़ा दिए थे। वो बिल्कुल चौंक गए। उन्होंने तुरंत ही ऊंची आवाज में जवाब दिया, मतलब क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में सबको बताऊंगा? मैंने मिस्टर रिबेनट्रॉप को इस बारे में वचन दिया है, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? सुभाष साहब, कृपया धीरे बोलिए। ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप मेरी बात मानिए, मैं एक हिंदुस्तानी एजेंट हूं और मेरा काम है आपकी सुरक्षा करना। ये कहकर भगत राम ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। सुनो भगत राम, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैंने सिर्फ ऑपरेशन पेस्टोरियस का नाम सुना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी मालूम नहीं। और मालूम होगा भी कैसे? मैं तो प्रूशिया से सीधा यहां आ रहा हूं ना। अब सुभाष ने अपनी बात रखी। जवाब सुन भगत राम तुरंत ही बोल पड़ा, जी बात तो बिल्कुल सही कही आपने, और इसलिए इस वक्त अगर आप घर से बाहर जाएंगे और बाहर में किसी भी तरह से इस ऑपरेशन का नाम आपकी जुबान से बाहर आ गया तो सब कुछ खतरे में आ जाएगा, आप भी खतरे में आ जाएंगे। भगत राम की बात पर सुभाष को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल निर्भीक होकर उसकी तरफ देखने लगे। आखिर में कुछ क्षण रुककर सुभाष ने पूछा, भगत राम, असल में तुम हो कौन? क्यों ये सब कर रहे हो? तुम क्या मुझे घर में नजरबंद करना चाहते हो इस वक्त? अब भगत राम ने सुभाष के चारों तरफ धीरे धीरे घूमते हुए अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं और आपकी तरह मैं भी हिंदुस्तान की आजादी चाहता हूं, लेकिन आपका और मेरा तरीका बहुत अलग है। सुभाष की नजरें अब भगत राम को और भी ज्यादा गौर से देखने लगी थी। उसे देखते देखते सुभाष ने अचानक पूछा, तुम्हें किसने भेजा है भगत राम? आखिर मेरा काम खराब करने के लिए किसने भेजा है तुम्हें?
सुभाष के इस सवाल पर भगत राम ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता मिस्टर बोस, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता।